मैंने भी उस फौज में जाना है, फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा मुल्क बर्मा भी आज़ाद होगा और हिंदुस्तान भी। वांग मेरी बात नहीं समझ रहा था, या वो समझना ही नहीं चाहता था। वो बड़े जज्बाती अंदाज में मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं उनके साथ रहूं और कहीं ना जाऊं। उसके इस जज्बाती अंदाज और बातों ने मुझे कुछ न कुछ मुतासिर ज़रूर कर लिया, और आखिर मुझे ये कहना पड़ा कि अच्छा वांग, मैं सोच कर तुम्हें बताऊंगा। उसी रात 5-6 आदमियों का वफद मेरे पास आ गया। वांग भी उनके साथ था। उस वफद में उस्मान भी था, जिसने फजलदाद के जख्मों का इलाज किया था। वो उम्र के लिहाज से भी बुजुर्ग था और दानिशमंदी के लिहाज से भी। वो कुछ पढ़ा लिखा भी था, लेकिन उसने दुनिया और ज़माने को पढ़ा था, और इस लिहाज से वो किताबों में डूबे हुए आलमों से ज़्यादा दानिशमंद था। तुम अभी बच्चे हो साहब, उस्मान ने आराम आराम से कहा। एक बात समझने की कोशिश करो, अंग्रेज़ भी बादशाह हैं, जापानी भी बादशाह हैं। उन्हें दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। उनकी सारी दिलचस्पी और गर्ज दूसरे मुल्कों के साथ है। जापानियों ने आज तक अपना जितना जानी नुकसान करवाया है, और जितने हवाई जहाज तबाह करवाए हैं, और जितने समुद्री जहाज अंग्रेज़ों के हाथों डबोए हैं, वो इसलिए नहीं कि वो हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए आए हैं, बल्कि वो बर्मा और हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से छीन कर उस पर अपनी बादशाही कायम करेंगे। वो हिंदुस्तान के फ़ौजियों को अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपनी समझ के मुताबिक और जो बातें जापानियों और आईएनए के मुतल्लिक सुनी थी, उनके मुताबिक उस्मान की बात का जवाब दिया, लेकिन वो मुस्कुराया और बोला कि तुम सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखते हो। उसने जब अपनी बात को आगे बढ़ाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं रहा। यह है भी हकीकत कि मेरे पास सिर्फ इरादा था कि मैं आईएनए में शामिल हो जाऊंगा और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाऊंगा। एक बात और सुनो साहब, उस्मान ने कहा, जापानी मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमान एक ऐसी कौम है जो किसी मुल्क पर हमला करती है तो उस मुल्क में अपनी बादशाही कायम करने के लिए हमला नहीं करती, बल्कि ये कौम वहाँ के लोगों को बादशाह बना देती है। ये भी ना भूलो साहब कि जापानियों की बनाई हुई जिस फौज में तुम जा रहे हो उसमें हिंदू ज़्यादा होंगे। अगर जापानियों ने हिंदुस्तान से अंग्रेज़ को निकाल दिया और जापानियों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कर ही दिया, तो तुम देखना कि हिंदू कहेंगे कि इस मुल्क पर हुकूमत करना हमारा हक बनता है। क्या तुम नहीं जानते कि हिंदू मुसलमानों के खून के प्यासे होते हैं? मैंने महसूस किया कि मैं बुजुर्ग उस्मान को कायल करने के काबिल नहीं, बल्कि उसने मुझे मुतासिर कर लिया। मैंने उसे कहा कि मैं फ़ौज से भगोड़ा होकर आया हूँ। अब मैं वापस जाऊँगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस इल्ज़ाम में मेरा कोर्ट मार्शल होगा कि मैं जंग से डर कर भाग गया था। हो सकता है कि मुझे 10 साल सजाए कैद मिल जाए। तुम जाओगे ही क्यों साहब, उस्मान ने कहा। यहाँ हमारे 2 मुसलमान भाई तुम्हें अपनी बेटियां दे रहे हैं। तुम्हें जो लड़की पसंद है उसके साथ शादी कर लो। अब हमारा तुम्हारा जीना मरना इकट्ठे होगा। अंग्रेज़ हुए या जापानी, हम एक रोज़ अपने घरों को वापस जाएंगे। तुम अब अपने आप को हिंदुस्तानी समझना छोड़ दो। मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि तुम जिंदा वहाँ तक नहीं पहुँच सकोगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। जापानियों को तुमने देख लिया है। बर्मा में आए थे तो उन्होंने वहाँ से हर वो जवान लड़की जो उनको नजर आई वो साथ ले गए। यहाँ पर थोड़े से जापानी आए तो उन्होंने पहला हमला हमारी लड़कियों पर किया। क्या तुम उस कौम पर भरोसा करोगे? उन आदमियों में से दूसरों ने भी मुझे कायल करने की कोशिश की कि मैं उनके साथ ही रहूं। वो बेचारे अपनी हिफाजत के लिए मुझे अपने साथ रखना चाहते थे। पहले समीउल्लाह को वो अपना मुहाफिज समझ बैठे थे और समीउल्लाह ने उन पर यह तासुर कायम कर रखा था कि वो ना हुआ तो ये लोग किसी मुसीबत में पकड़े जाएंगे और तबाह बर्बाद हो जाएंगे। समीउल्लाह और उसके गुंडों को मैंने ख़त्म किया था। उसके बाद ये लोग मुझे अपना मुहाफिज समझने लगे थे। उन्होंने मेरे कारनामों के अलावा मेरा किरदार भी देख लिया था। मैंने जिस तरह जापानियों को एक ही बार मार डाला था, इससे ये लोग मुझे किंग कॉन्ग समझने लगे थे। उन्होंने मुझे जज्बात में ऐसा घेरा कि मैं तो जकड़ा ही गया। उस्मान ने कहा कि आज के बाद मैं उनका सरदार हूँ और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। मैं ये सूरत या अपनी ये हैसियत कबूल करना नहीं चाहता था, क्योंकि उस्मान बुजुर्ग था और दानिशमंद था और मैं तो उसके मुकाबले में नादान बच्चा था। मैंने उन्हें कहा कि मैं इस एजाज़ के काबिल नहीं। वो अगर किसी को सरदार बनाना ही चाहते हैं तो वो उस्मान है। लेकिन सब ने बैक ज़बान सरदारी की हैसियत मेरे गले में डाल दी। वो तो चले गए, लेकिन मैं रात भर ना सो सका। अगर मैं आगे अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता तो वो मेरे लिए बेहतर था। रास्ते में कितनी ही दुश्वारियों का सामना होता, मुझे ये तसल्ली तो होती कि मैं किसी मकसद के तहत जा रहा हूँ। ये सोचते सोचते घर याद आ जाता और फिर ये ख्याल आता कि मैं सारी उम्र अपने घर नहीं जा सकूंगा। वाजदा याद आई तो दिल और ही ज़्यादा बेजार हो गया। उस बेजारी और उदासी और तजब्जुब का इलाज सिर्फ ये था कि मैं अपने आप को किसी खूबसूरत फरेब में मुब्तला कर देता। वो मैंने यूं किया कि उन 2 बर्मी लड़कियों को जहन में ले आया।
जो मुझे पेश की जा रही थी। मैंने अपने आप को इस बात पर तैयार करना शुरू कर दिया कि मैं उन दोनों में से फलां लड़की को मुंतखब कर लूँगा। फिर मैंने उस लड़की का मुकाबला वाजदा के साथ किया और अपने दिल को ये यकीन दिलाया कि ये लड़की वाजदा से ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी है। मैं अपनी ये आबीती या सफ़रनामा सुनने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि वो ये ना भूलें कि मैं अभी नौजवानी की नादान उम्र में था और ज़िंदगी के नशेब व फराज का मुझे ज़रा सा भी तजर्बा नहीं था। मेरे पास अभी जज्बात थे, अकल जज्बात के मुकाबले में कुछ कम थी। मैं रात भर सो नहीं सका था, इसलिए सुबह आँख ना खुली और किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। जब आँख खुली तो दिन आधा गुजर चुका था, सूरज सर पर आ गया था। मैं नहा कर वापस आया तो मेरे आगे नाश्ता रखा गया। नाश्ता अभी ख़त्म नहीं किया था कि बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। दौड़ते कदमों की आवाज़ें भी आईं। मैंने ज़्यादा तवज्जो ना दी। इतने में दौड़ते कदमों की आवाज़ें मेरे झोंपड़े की तरफ आने लगीं और वांग मेरे पास आया। वो खासा घबराया हुआ था। साहब, उसने फूली हुई सांसों को संभालने की कोशिश किए बगैर कहा, जल्दी उठें, फौजी आ रही हैं। मैं गेंद की तरह उछलकर पाँव पर खड़ा हो गया और बाहर निकला। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर बताता हूँ कि हमारी बस्ती दो पहाड़ियों के दरमियान में थी और ये जगह दरिया की निस्बत बुलंदी पर थी। वहाँ से दरिया को जो रास्ता जाता था वो ढलानी था, यानी नीचे को जाता था। मतलब ये कि हम लोग बुलंदी पर थे और दरख्त और झाड़ियों और घास वगैरह की इतनी बहुतात थी कि दरिया से हमें कोई देख नहीं सकता था। फासला कमोबेश 2.5 फरलांग था या उससे कुछ ज़्यादा होगा। मैंने ज़रा आगे जाकर और एक दरख्त के तने के पीछे खड़े होकर देखा। एक मोटर बोट पतन पर रुकी हुई थी और उसमें से फौजी निकल रहे थे। मैं अभी पहचान नहीं सका था कि ये जापानी हैं या गोरे हैं। मुझे मालूम तो यही हो रहा था कि ये गोरे हैं, लेकिन पतन ऐसी पोजीशन पर था कि मैं इतनी दूर से अच्छी तरह पहचान नहीं सकता था। जिन जापानियों को मैंने मारा था उनमें से 2 की लाशों से दूरबीनें मिली थी। ये दोनों दूरबीनें मैंने अपने झोंपड़े में रखी हुई थी। मैं झोंपड़े की तरफ दौड़ा गया और एक दूरबीन ले आया। अब देखा तो साफ नजर आ रहा था कि वो गोरे यानी अंग्रेज फौजी हैं। मैंने ये तो सोच लिया था कि ये जापानी हुए तो उनके पास चला जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैं हिंदुस्तानी फौज से भाग आया हूँ और INA में शामिल होना चाहता हूँ और वो मुझे अपने साथ ले चलें, लेकिन वो अंग्रेज फौजी निकले। दूरबीन ने मुझे साफ तौर पर दिखा दिया कि ये सब गोरे हैं, उनमें हिंदुस्तानी एक भी नहीं। इससे यह जाहिर होता था कि ये गोरा रेजिमेंट के फौजी हैं। मुझे इत्मीनान तो हो गया कि ये दुश्मन नहीं, लेकिन 2 खतरे नजर आ रहे थे। एक ये कि मैं इंडियन आर्मी का भगोड़ा फौजी था और दूसरा ये कि गोरे फौजी अच्छे किरदार के लोग नहीं होते थे। गोरा रेजिमेंटों के सिपाहियों वगैरह को टॉमी कहा जाता था और हम फौजी जबान में उन्हें हरामी कहा करते थे। मशहूर भी यही था कि गोरा रेजिमेंटों के सिपाहियों को अपने बापों का पता ही नहीं होता और सब के सब नाजायज औलाद होते हैं। खतरा यह था कि ये इस बस्ती में आ गए और इन्होंने बर्मी लड़कियों को देख लिया तो उनके साथ वही सलूक करेंगे जो जापानियों ने किया था। ये टॉमी इखलाक के ऐसे वैसे हुआ करते थे और हिंदुस्तानियों से तो ये खास तौर पर नफरत करते थे। उनमें से किसी अच्छे सलूक की तवक्को नहीं रख सकता था। मैं चूंकि फौजी था इसलिए उस जमाने की फौज को बड़ी अच्छी तरह जानता था। जो फौजी महाज पर 1.5 साल लड़ते थे वो जंग के मुतासिरा इलाके की देहाती औरतों के लिए बड़े ही खतरनाक होते थे। औरतों के मामले में वो दोस्त दुश्मन की जरा सी भी तमीज़ नहीं करते थे। मैंने सोचा कि अपने दिफा का इंतज़ाम फ़ौरन कर लिया जाए। अगर उनकी नीयत ठीक ना हुई तो बस्ती का दिफा करूंगा। मैं 3-4 आदमियों को साथ लेकर झोंपड़ी में गया। मशीन गन और एम्यूनिशन के पटे उठवाए और 3-4 राइफलें भी ले लीं और उनका एम्यूनिशन भी ले लिया। ये जापानियों का असला और एम्यूनिशन था। मैंने बाहर आकर बड़ी अच्छी जगह मशीन गन गाड़ ली। वहाँ आड़ और छुपाव बड़ा ही अच्छा था। वांग राइफल चला सकता था। 1 राइफल और खासा एम्यूनिशन उसे दे दिया और 3 और आदमी निकल आए जो राइफल फायर कर सकते थे। 1-1 राइफल उन्हें दी और एम्यूनिशन भी दे दिया। फिर उन्हें फैलाकर बड़ी अच्छी पोजीशनों में बिठा दिया और मैंने उन्हें कहा कि पहले मैं फायर करूंगा और जो ही मशीन गन का फायर हो वो भी निशाना लेकर फायर करें ताकि एक भी राउंड ज़ाया ना हो। हमें ये सहूलत हासिल थी कि पौधे बड़े घने थे, झाड़ियाँ भी घनी थी और दरख्त भी ज़्यादा थे। हम गोरों को नज़र नहीं आ सकते थे। फिर ये बात भी थी कि हम बुलंदी पर थे और गोरों ने जिधर से आना था वो कुशादा और साफ रास्ता था। उधर से कोई आड़ या छुपने के लिए कोई झाड़ी नहीं मिल सकती थी। झाड़ियाँ वगैरह रास्ते के किनारे पर थी। वो सब मोटर बोट में से निकल आए और बोट को उन्होंने पतन के साथ बांध दिया। फिर वो दरिया के किनारे किनारे एक तरफ चल दिए और दरख्तों और ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मेरा ख्याल था, जो बाद में ठीक निकला, कि वो जापानियों की छोड़ी हुई मोटर बोट को देखने के लिए जा रहे थे। ये मोटर बोट मेरे कहने पर वांग वगैरह ने एक जगह छुपा दी थी। उन गोरों को ये दरिया में से नजर आ गई थी। कुछ देर इंतजार के बाद वो सब वापस आए और उनमें से एक ने, जो यकीनन ऑफिसर था, दूरबीन आंखों के आगे रखकर बस्ती की तरफ देखा।
उसने अपने आदमियों को कुछ कहा और तमाम सिपाही वगैरह 2 हिस्सों में तकसीम होकर दाएं और बाएं चले गए और वहां से उन्होंने हमारी तरफ पेशकदमी शुरू की। ये था सही फौजी तरीका किसी मशकूक जगह की तरफ एडवांस करने का। हुक्म देने वाला अफसर और एक आदमी जो बाद में पता चला कि सार्जेंट था, ऊपर आने वाले रास्ते से हटकर किनारे किनारे चल पड़े। वो बहुत ही मोहतात होकर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें शक होगा कि इस बस्ती में जापानी होंगे। उनके फौजी यानी सिपाही छुप छुप कर जा रहे थे। मैंने मशीन गन पर पटा डालकर तैयार कर ली और अपने आदमियों से भी कहा कि वो राइफलों से सेफ्टी कैच आगे करके तैयार हो जाएं। मेरा इरादा यह था कि उन्होंने अगर पहले फायर किया तो मैं फायर करूंगा। मुझे डर यह था कि जो सिपाही छुप छुप कर और पोजीशनें बदल बदल कर एडवांस कर रहे थे, वो दोनों तरफ से आकर बस्ती को घेरे में ले लेंगे। वो तरबियत याफ्ता फौजी थे और उन्हें महाज का तजर्बा भी था, इसलिए वो इतनी होशमंदी से पोजीशन लेते और फिर एडवांस करते थे कि उनकी कोई हरकत नजर नहीं आती थी। मैंने अपने एक अक्लमंद से आदमी को दरख्त पर इस हिदायत के साथ चढ़ा दिया कि वो पत्तों में छुपा रहे और गोरों को देखता रहे और हमें बताता रहे कि उसे क्या नजर आ रहा है। गोरा अफसर और सार्जेंट करीब आ गए। अब मैं उनको अच्छी तरह देख सकता था। उनके जवान भी जरा जरा से नजर आने लगे। मुझे अचानक ख्याल आ गया कि उनकी नीयत ठीक ना होती, या ये इस शक में होते कि यहाँ जापानी होंगे तो ये अब तक फायर खोल चुके होते। मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं फायर नहीं करूंगा और मैंने ये भी सोच लिया कि मैं अपने मुतल्लिक उन्हें क्या बताऊंगा। वो जब इतना करीब आए कि मैं उनकी आंखों की सफेदी भी देख सकता था, मैं अपनी पोजीशन से उठा, मशीन गन वहीं रहने दी और उनके सामने जा खड़ा हुआ। मैंने पीछे मुड़कर उन आदमियों को भी बुला लिया जिनके पास राइफलें थी। वो दौड़ते मेरे साथ आन खड़े हुए। 2 और आदमी भी आ गए। मैंने गोरे अफसर और सार्जेंट को माथे पर हाथ रखकर सलाम किया और मुस्कुरा दिया। इसका असर ये देखा कि दोनों गोरों के चेहरे पर जो खिंचाव था वो खत्म हो गया और अफसर के होंठों पर मैंने हल्का सा तबस्सुम देखा। मैं आगे बढ़ा और अफसर के साथ और सार्जेंट के साथ हाथ मिलाया। अफसर कैप्टन था। स्पीक इंग्लिश? कैप्टन ने पूछा और हम सब की तरफ देखा। आई स्पीक इंग्लिश, मैंने जवाब दिया। मैं आपको बता दूं कि गोरा रेजिमेंटों के अंग्रेज और दूसरे फौजी उर्दू बिल्कुल नहीं जानते थे। सिर्फ वो अंग्रेज फौजी अफसर उर्दू बोलते और समझते थे जो हिंदुस्तानी पलटूनों या दूसरी यूनिटों में आते थे। सिविल सर्विस के अंग्रेज भी उर्दू बोलते थे। उनमें बाज तो इतनी अच्छी बल्कि ऐसी अदबी उर्दू भी बोलते थे जो हिंदुस्तानी भी नहीं बोल सकते थे। अंग्रेज़ों के मुतालिक मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। ये सही है कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और अंग्रेज़ हमारे बादशाह बने हुए थे, लेकिन उनकी जो खूबियाँ थीं उन्हें खराज तहसीन पेश करना कोई बुरी बात नहीं। हिंदुस्तान में सिर्फ उर्दू ही नहीं बोली जाती थी, बेशुमार ज़बानें थीं। पठान रेजिमेंटों में यानी फ्रंटियर फोर्स में जो अंग्रेज़ जाते थे वो पश्तो बोलते थे और समझते भी थे। गोरखा रेजिमेंट्स में थीं, उनमें जाने वाले अंग्रेज़ अफसर गोरखाली ज़बान बोलते और समझते थे। ऐसे ही बंगाली ज़बान, मद्रासी ज़बान थी और कई और एक ज़बानें थीं। अंग्रेज़ ये ज़बानें बोलते थे। वो हमारी सिर्फ ज़बानों से ही वाकिफ़ नहीं हो गए थे, बल्कि हिंदुस्तान के हर खित्ते और हर मज़हब के लोगों की नफ्सियात और मुआशरत से भी पूरी तरह वाकिफ़ हो गए थे। और जो नया अंग्रेज़ अफसर इंग्लैंड से आता था उसे उस इलाके की ज़बान और नफ्सियात के मुतल्लिक अच्छी तरह ट्रेनिंग दी जाती थी। यही वजह थी कि अंग्रेज़ आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे। क्या ये सब लोग यहीं के रहने वाले हैं? कैप्टन ने पूछा। हाँ सर, मैंने जवाब दिया। तुम तो बर्मी नहीं लगते, कैप्टन ने कहा। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने कहा। मैं बर्मा में बर्मा पुलिस में था। जापानियों का हमला इतना अचानक और शदीद था कि हम सब वहाँ से भाग निकले। यहाँ आए तो कुछ झोंपड़े खड़े देखे, लेकिन कोई इंसान यहाँ नहीं था। हम यहीं रुक गए और जंग खत्म होने के इंतजार में यहीं वक्त गुजार रही हैं। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। बर्मी गद्दार हैं, कैप्टन ने कहा। जापानियों ने हमला किया तो बर्मियों ने उनका साथ दिया था। ये गद्दार नहीं, मैंने कहा। ये सब जापानियों से नफरत करते हैं और अंग्रेज़ों को बहुत अच्छा समझते हैं। उन्होंने देख लिया है कि जापानी आए तो उन्होंने उनकी लड़कियों के साथ क्या सलूक किया था। उनमें ऐसे चंद एक आदमी हैं जिनकी नौजवान बेटियों को जापानी अपने साथ ले गए थे। ये सब कहते हैं कि अंग्रेज़ों का इखलाक बहुत अच्छा होता है। मैंने ये बात उन अंग्रेज़ों को हवा देने के लिए कही थी। मैंने ये सोचकर उनके इखलाक की तारीफ़ की थी कि वो यहाँ किसी बद इखलाकी का मुजाहरा ना करें। मुझे ये मुश्किल पेश आ रही थी कि ये गोरा अफसर और उसका सार्जेंट इस तरह ठेठ लहजे में अंग्रेज़ी बोलते थे जिस तरह हमारे देहाती अपनी ज़बान आपस में बैठकर बोला करते हैं। मुझे अंग्रेज़ी बोलने की कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं थी। उन गोरों की बात समझने में मुझे कान खड़े करने पड़ते थे। मैंने आखिर उन्हें कह ही दिया कि वो ज़रा आहिस्ता और साफ बोलें। उन्होंने मेरी बात समझ ली और मान भी ली। यहाँ करीब कहीं जापानी हैं? कैप्टन ने पूछा। नहीं सर, मैंने जवाब दिया। वो मोटर बोट किसकी है? कैप्टन ने पूछा। और वहाँ क्यों छुपा कर रखी हुई है? मैं इतना अक्लमंद तो नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग ने यह सोच लिया कि इस गोरे कप्तान को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करना चाहिए
ताकि ये बस्ती के लोगों के साथ कोई बदतमीजी और बद इखलाकी ना करे। उसने मोटर बोट के मुतालिक पूछा तो मैंने बात यहाँ से शुरू की कि ये मोटर बोट सबूत है कि इस बस्ती के लोग जापानियों को अपना बदतरीन दुश्मन और अंग्रेज़ों को अपना दोस्त और हमदर्द समझते हैं और इस जंग में अंग्रेज़ों की हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। उसके बाद मैंने उसे सुनाया कि किस तरह उस मोटर बोट पर जापानी आए थे जिनकी तादाद 9 थी और उन्होंने इस बस्ती के लोगों और उनकी लड़कियों के साथ किस तरह तफरी की और फिर मैंने उन जापानियों को किस तरह ख़त्म किया। मैं अगर उस वाक़े में जो उस कैप्टन को सुनाया था मुबालगा आराई करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन मैंने जो हुआ वो ही सुनाया और उसका असर गोरे कैप्टन और सार्जेंट पर ऐसा हुआ कि दोनों के चेहरों पर चमक आ गई और उन्होंने मुझे दिल खोल कर दाद दी। अगर मैं उन्हें बता देता कि मैंने एक अंग्रेज़ पायलट को उन लोगों के हाथों मरवा दिया था तो ये गोरा कैप्टन मुझे वहीं गोली मार देता। अलबत्ता उन्हें यह बताया कि मैंने एक अजदहा को मारा और उसके मुंह से एक लड़की को आज़ाद करवाया था और फिर एक शेर भी मारा था। तुम तो वाकई बहादुर आदमी हो, सार्जेंट ने कहा। मैं फौजी जिंदगी के मुकाबले में इस जिंदगी को ज्यादा पसंद करूंगा जो तुम लोग यहाँ गुजार रहे हो। ये जिंदगी सादा भी है और इसमें एडवेंचर भी है। अंग्रेज कैप्टन और सार्जेंट को जब तसल्ली हो गई कि ये जगह, ये बस्ती और ये लोग उनके लिए खतरनाक नहीं, तो उसने अपने उन सिपाहियों को जो अभी तक दाएं बाएं पोजीशनें लिए हुए थे अपने पास बुला लिया। मैं समझता था कि ये इलाका जंग से महफूज है, लेकिन जंग कभी जापानियों की सूरत में, कभी गोरों की सूरत में और कभी जलते हुए लड़ाका हवाई जहाज में से उतरे हुए अंग्रेज पायलट की सूरत में हम तक पहुंच रही थी। जैसे आग कहीं दूर लगी हुई हो और उसके शरारे ऊपर जाकर हर तरफ गिर रहे हों। जंग अजीम यूरोप में, शमाली अफ्रीका में और बर्मा में लड़ी जा रही थी, लेकिन दूर दराज के ममालिक भी जंग के असरात से महफूज नहीं थे। मैं जिस इलाके में था वहां तो किसी भी वक्त जंग पहुंच सकती थी। मैंने तो ये उन गोरों से पूछना था कि जंग यहां से कितनी दूर लड़ी जा रही है। सर, मैंने कैप्टन से कहा, आप मेरे साथ आए, मैं आपको जापानियों का असला और एमुनिशन तोहफे के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। ये जो दूरबीन आप मेरे पास देख रहे हैं ये भी एक जापानी की लाश से ली थी। ऐसी एक और दूरबीन मेरे झोंपड़े में पड़ी हुई है। मैंने सबसे पहले उसे मशीन गन दिखाई जिसके साथ गोलियों का पटा लगा हुआ था। उस गन के पीछे लेटकर आप सामने फील्ड ऑफ फायर देखें। मैंने कैप्टन से कहा, जब मुझे इत्तला मिली थी कि कुछ फौजी मोटर बोट से उतर रही हैं तो मैंने इस ख्याल से ये मशीन गन इस पोजीशन पर लगा दी थी कि जापानी हुए तो मैं उन पर 2-3 बरस्ट फायर करके उन्हें ख़त्म कर दूंगा। मैं आप पर भी फायर कर सकता था, आपका कोई एक भी आदमी जिंदा ना रहता, लेकिन मैंने दूरबीन से देख लिया कि ये तो अपने दोस्त हैं। ये देखिए 4 आदमी, इनके पास राइफलें हैं। इन्हें मैंने बड़ी अच्छी जगहों पर खड़ा कर दिया था। इनके फायर से आप बच नहीं सकते थे। अंग्रेज कैप्टन ने सर हिलाकर और मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं उसे अपने झोंपड़े में ले गया। दूसरे कमरे में जापानियों का असला और एमुनिशन जिसमें ग्रेनेड भी थे उसे दिखाया और कहा कि वो ये सारा असला वगैरह ले जाएं। मैंने अकल से काम लिया था, अपनी राइफल और अंग्रेज पायलट का रिवॉल्वर अलग छुपा कर रख दिया था। ये इसलिए कि जिस तरह जापानी अचानक आन धमके थे उसी तरह कोई और या जापानियों की कोई और सेक्शन या प्लाटून यहाँ आ सकती थी। मैं ये सारे हथियार एमुनिशन आपकी मोटर बोट में रखवा देता हूँ, मैंने कहा। बस्ती के आदमी वहां तक पहुंचा देंगे। कैप्टन ने सार्जेंट के साथ बड़ी धीमी आवाज में कोई बात की जो मैं ना सुन सका। सार्जेंट ने सर हिलाया। ये सारे हथियार, ग्रेनेड और एमुनिशन तुम अपने पास रखो, कैप्टन ने कहा। अपने तमाम आदमियों को इस असले का इस्तेमाल सिखा दो, ना जाने किस वक्त तुम्हें इसकी जरूरत आ पड़े। मैं इस सारी बस्ती को देखना चाहूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। वो बाहर को चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे गया। दरवाजे में वांग खड़ा था। मैंने तेजी से बोलते हुए वांग से कहा कि वो किसी तरफ से दौड़कर बस्ती में पहुंचे और लोगों से कहे कि वो इन गोरों को देखें तो तालियां बजाकर खुशी का इजहार करें। मैंने वांग से यह भी कहा कि वो जापानियों की छोड़ी हुई शराब अगर बची हुई हो और यहाँ की बनी हुई शराब तैयार रखे और 15 साफ सुथरे गिलास भी इकट्ठे कर ले। मैंने वैसे ही कैप्टन को कोई बात सुनानी शुरू कर दी जिससे मेरा मकसद ये था कि ये कुछ देर और यहीं खड़ा रहे और वांग सारी बस्ती के लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। कुछ देर गुजर जाने के बाद मैं कैप्टन के साथ चल पड़ा। हम पहली गली में दाखिल हुए तो औरतें, बच्चे और आदमी गली में दोनों तरफ खड़े थे। उन्होंने बड़े जोर से तालियां बजाईं और वो मुस्कुराए भी। कैप्टन ने हाथ हिला हिला कर उनका शुक्रिया अदा किया। बाज झोंपड़ों के सामने से गुजरते हुए कैप्टन किसी झोंपड़े के दरवाजे के अंदर झांक लेता। इस तरह उसने अपने तमाम आदमियों के साथ सारी बस्ती देख ली और मैं उसे उस चबूतरे तक ले गया जिस पर जापानियों ने अपना वायरलेस का सामान सेट किया था। मैंने कैप्टन को बताया कि जापानियों ने यहाँ किस तरह वायरलेस सेट रखे और एरियल का तार कहाँ से कहाँ तक बांधा था। मैंने उसे यह भी बताया कि मैंने तमाम वायरलेस सेट दरिया में फेंक दिए थे। तुम खुशकिस्मत हो, कैप्टन ने कहा, बाल बाल बच गए हो।
वरना अब तक यहाँ तुम सबकी लाशें बिखरी हुई होती। मैं भी फौजी ही था, लेकिन वो अफसर था, इसलिए मुझसे ज्यादा बातें जानता और समझता था। उसने बताया कि जापानियों ने यहाँ वायरलेस स्टेशन कायम किया था, जिसे फौजी जबान में लाइटनिंग पोस्ट कहते हैं। इस पोस्ट में हर तरफ से दूर दूर से पैगामात वसूल भी करने थे और भेजने भी थे। कैप्टन ने मुझे कहा कि तुमने उस पोस्ट के पूरे 9 आदमी मार डाले। उस पोस्ट के हेडक्वार्टर ने या डिवीजन हेडक्वार्टर ने उस पोस्ट से राब्ता करना था, और जब वो देखते कि पोस्ट के साथ राब्ता नहीं हो रहा तो फौरन दूसरे आदमी भेजे जाते जो देखते कि उस पोस्ट को क्या हो गया है। यहाँ आकर वो देखते कि पूरी की पूरी डिटैचमेंट गायब है, तो वो इस बस्ती के एक बच्चे को भी जिंदा ना छोड़ते और जवान लड़कियों को अपने साथ ले जाते। फिर जापानियों ने ऐसा क्यों ना किया? गोरे कैप्टन ने मुझसे पूछा कि यह कितने दिन पहले का वाकया है कि जापानी यहाँ आए थे। मैंने याद करके उसे बताया। उसने बताया कि उन्हीं दिनों अंग्रेजों और अमरीकियों की फौजों ने जापानियों पर जवाबी हमला किया था, जो बड़ा ही जबरदस्त, अचानक और शदीद था। ऊपर से लड़ाका बमबार तैयारे ने बमबारी और गन फायरिंग भी की। जापानी उस जमीनी और फिजाई हमले को बर्दाश्त ना कर सके और तबाह भी हुए और पसवा भी। उनका सिग्नल हेडक्वार्टर तो बुरी तरह तबाह कर दिया गया था। ये थी वजह कि हमने उस पोस्ट के 9 जापानियों को मार डाला और उन्हें पूछने कोई भी ना आया। अगर कोई आ जाता तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाता। मैंने कैप्टन से पूछा कि जंग यहाँ से कितनी दूर है। उसने बताया कि मोर्चे तो यहाँ से कमोबेश 50 मील दूर हैं, लेकिन असल घुमसान की जंग 100 मील दूर है। उसने यह भी बताया कि जापानियों को दरिया के पार धकेल दिया गया है, और उसने मुझे ये तसल्ली भी दी कि उस तरफ जंग के आने का कोई खतरा नहीं रहा। मैं आपसे फौजी राज नहीं ले रहा, मैंने कैप्टन से पूछा। अपनी दिलचस्पी के लिए पूछ रहा हूं कि आप इस तरफ क्यों आए हैं। हम गश्ती ड्यूटी पर आए हैं, कैप्टन ने जवाब दिया। हम देखते फिर रहे हैं कि कोई जापानी कहीं छुपा तो नहीं। अगर है तो उसे पकड़ लेना है या मार देना है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि भागने वाले जापानी कहीं इकट्ठे तो नहीं हो रहे। ये ड्यूटी तो मैं भी और मेरे आदमी भी दे सकते हैं, मैंने कैप्टन को खुश करने के लिए कहा। लेकिन हम किसी जापानी को देखेंगे तो उसे पकड़ेंगे नहीं, बल्कि मार डालेंगे। मैं भी तुम्हें यही कहूंगा, कैप्टन ने कहा। कोई जापानी नजर आए तो उसे जिंदा ना छोड़ो। हम वहां खड़े बातें कर रहे थे कि 4-5 आदमी शराब की बोतलें और गिलास उठाए आ गए। मैंने कैप्टन से कहा कि ये लोग आपको शराब पेश कर रहे हैं। मैंने ये भी बता दिया कि इसमें जापानी शराब भी है और यहाँ की बनी हुई भी। कैप्टन ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और शराब कबूल करने से इनकार कर दिया। मैंने अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक इसरार किया, बल्कि आरजू की कि वो खुद ना पिए तो अपने दूसरे आदमियों को पीने दे, लेकिन वो ना माना। मुझे अचानक उसके इनकार की वजह समझ आ गई। वो अकल वाला अफसर था। मैंने उस पर अपना और इस बस्ती के लोगों का एतमाद पैदा कर लिया था, लेकिन हम सब उसके लिए अजनबी थे। उसने अगर ये शक किया था कि हमने शराब में बेहोश करने वाली कोई चीज़ मिला दी होगी, ये उसकी अक्लमंदी थी। ड्यूटी के दौरान उसे हमारी शराब कबूल करनी ही नहीं चाहिए थी, और उसने कबूल ना की। आखिर कैप्टन अपने उस सेक्शन को साथ लेकर और मेरे साथ हाथ मिलाकर चला गया। मैं और 4-5 आदमी उनके पीछे पीछे चले। हम चाहते थे कि पतन तक उनके साथ जाएं, लेकिन कैप्टन ने रोक दिया। वो सब चले गए, अपनी मोटर बोट में सवार हुए और मोटर बोट चली गई। कमोबेश 2 घंटों के बाद हमने उनकी मोटर बोट वापस जाते देखी। जब ये गोरा कैप्टन अपने गोरों के साथ बस्ती में घूम फिर रहा था, उस वक्त लड़कियां भी बाहर निकल आई थीं। उनमें तानी के अलावा 4-5 लड़कियां अच्छी खासी खूबसूरत थीं। किसी गोरे ने उनकी तरफ देखकर कोई बेहुदा इशारा ना किया, ना ही फजूल बात की। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज बड़े अच्छे किरदार के लोग थे। मैं ये जरूर कहूंगा कि यह कैप्टन अकल वाला था। उसने यकीनन सोचा होगा कि इन लोगों को नाराज ना किया जाए, क्योंकि जापानियों के वापस आ जाने की सूरत में हम लोग जापानियों से मिलकर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सकते थे। बहरहाल ये एक और मुसीबत थी जो आई और टल गई।